नमस्कार सभी को। मैं शांति हूँ और आप देख रहे हैं बायोलॉजी नाउअडेज। इस वीडियो में हम टेरिडोफाइट्स के वर्गीकरण, सामान्य विशेषताएं और आर्थिक उपयोग देखेंगे, जो पौधों के साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले तीसरे समूह के सदस्य हैं। अगर आप अपने आसपास देखें तो आपको अपने बगीचे में या कभी-कभी पेड़ों के तनों पर ऐसे पौधे दिख सकते हैं। ये टेरिडोफाइट्स समूह से संबंधित हैं। टेरिडोफाइट्स भूमि पर पाए जाने वाले पौधों का एक बहुत पुराना समूह है। फॉसिल रिकॉर्ड्स के अनुसार वे कम से कम 360 मिलियन वर्षों से पृथ्वी पर मौजूद हैं। डायनासोर के समय में इन्होंने पृथ्वी के कई हिस्सों को ढक लिया था और आज भी ये खूब फल फूल रहे हैं। टेरिडोफाइट्स आकार में बहुत विविध होते हैं। ये छोटे से अजोला पौधों से लेकर विशाल ट्री फर्न्स तक होते हैं, जो 25 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। ब्रायोफाइट्स की तरह टेरिडोफाइट्स को भी लैंगिक प्रजनन के दौरान निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। नर जननांगों, जिन्हें एंथेरिडिया कहा जाता है, में बनने वाले शुक्राणु पानी के माध्यम से तैरकर अर्चेगोनिया में स्थित अंडाणु तक पहुंचते हैं। चूंकि इन्हें निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए ये प्रायः नम, छायादार, ठंडे और आर्द्र परिस्थितियों में मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लेकिन टेरिडोफाइट्स के कुछ सदस्य समशीतोष्ण क्षेत्रों में भी देखे जाते हैं। आपको याद होगा कि ब्रायोफाइट्स में मुख्य पौधीय शरीर हैप्लॉइड और गैमेटोफाइट होता है, जो युग्मक बनाता है। लेकिन टेरिडोफाइट्स के मामले में मुख्य पौधीय शरीर डिप्लॉइड और स्पोरोफाइट होता है, जो बीजाणु बनाता है। दूसरे शब्दों में, टेरिडोफाइट्स के जीवन चक्र में डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक अवस्था प्रमुख होती है। वास्तव में पौधों के विकास की प्रक्रिया के दौरान डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक अवस्था प्रमुख हो गई, जबकि हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक अवस्था घटती चली गई। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि निचले पौधों के समूहों जैसे शैवाल और ब्रायोफाइट्स में हैप्लॉइड गैमेटोफाइट मुख्य पौधीय शरीर होता है, जबकि टेरिडोफाइट्स और उच्च पौधों के समूहों जैसे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में मुख्य पौधीय शरीर डिप्लॉइड और स्पोरोफाइट होता है। ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से जुड़ा रहता है और पोषण के लिए उस पर निर्भर रहता है, लेकिन टेरिडोफाइट्स में गैमेटोफाइट एक छोटी संरचना, जिसे प्रोटैलस कहते हैं, तक सीमित हो जाता है। शुरुआत में युवा स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से जुड़ा रहता है और उससे पोषण प्राप्त करता है, लेकिन स्पोरोफाइट तेजी से बढ़ता है और जल्द ही एक स्वतंत्र पौधे के रूप में विकसित हो जाता है, जबकि गैमेटोफाइट समाप्त हो जाता है। टेरिडोफाइट्स में अच्छी तरह से विकसित असली जड़ें, तना और पत्तियां होती हैं, जिसका अर्थ है कि इनमें जाइलम और फ्लोएम नामक संवहनी ऊतक पाए जाते हैं। जाइलम विशेष रूप से जड़ों से पौधे के अन्य भागों तक पानी और पोषक तत्वों के परिवहन में सक्षम होता है, जबकि फ्लोएम विशेष रूप से भोजन या दूसरे शब्दों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा पत्तियों में बने कार्बोहाइड्रेट को पौधे के बढ़ते और भंडारण ऊतकों तक पहुंचाने में सक्षम होता है। पौधों की संवहनी प्रणाली का आगमन पृथ्वी पर जीवन के विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक है। संवाहनी प्रणाली के कारण पौधे के शरीर में पानी और भोजन को अधिक दूरी तक पहुंचाया जा सकता है, जिससे पौधों का आकार बढ़ना और भूमि पर अधिक सफलतापूर्वक फैलना संभव हो सका। संवाहनी ऊतकों की उपस्थिति के कारण टेरिडोफाइट्स को संवहनी पौधे कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स से संबंधित पौधे भी संवहनी पौधे होते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से टेरिडोफाइट्स पहले संवहनी पौधे हैं। जैसा कि आप पहले से जानते हैं, शैवाल और ब्रायोफाइट्स समूहों में संवहनी ऊतक नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें गैर संवाहनी पौधे कहा जाता है।
टेरिडोफाइट्स 4 वर्गों में आते हैं: साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और प्टेरोप्सिडा। आइए प्रत्येक वर्ग की मुख्य विशेषताओं और प्रतिनिधि सदस्यों को देखें। सबसे पहले वर्ग साइलोप्सिडा। साइलोटम वंश के सदस्य इसके उदाहरण हैं। साइलोटम जीवित संवहनी पौधों में अद्वितीय है क्योंकि इसमें न तो जड़ें होती हैं और न ही पत्तियां। सच्ची जड़ों के बजाय साइलोटम में राइजोइड्स होते हैं। मुख्य पौधों का शरीर या स्पोरोफाइट स्पोरेंजिया में मियोसिस विभाजन के बाद हैप्लॉइड बीजाणु उत्पन्न करता है। स्पोरेंजिया छोटे पार्श्व शाखाओं पर देखे जाते हैं। दूसरा वर्ग है लाइकोप्सिडा। लाइकोपोडियम वंश के सदस्य, जिन्हें आमतौर पर क्लब मॉस कहा जाता है, इस वर्ग के उदाहरण हैं। लेकिन एक बात याद रखें, हालांकि इन्हें क्लब मॉस कहा जाता है, ये ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आने वाले असली मॉस से संबंधित नहीं है। लाइकोपोडियम का मुख्य पौधों का शरीर, जो कि स्पोरोफाइट है, एक शाखा युक्त राइजोम से बना होता है। राइजोम वास्तव में एक क्षैतिज भूमिगत तना है जो लगातार बढ़ता रहता है। राइजोम से हवाई पार्श्वीय शाखाएं और कई सहायक जड़ें निकलती हैं। पत्तियां छोटी होती हैं। इन्हें माइक्रोफिल्स कहा जाता है, जिसका अर्थ है छोटी पत्तियां। कुछ माइक्रोफिल्स विशेष होते हैं क्योंकि वे स्पोरेंजिया को धारण करते हैं। ऐसे माइक्रोफिल्स जो स्पोरेंजिया को धारण करते हैं उन्हें स्पोरोफिल्स कहा जाता है। कुछ लाइकोपोडियम सदस्यों में स्पोरोफिल्स को एक संरचना में समूहित किया जाता है जिसे स्ट्रोबिलस कहा जाता है, जो हवाई शाखाओं के सिरों पर होता है। स्ट्रोबिलस का बहुवचन रूप स्ट्रोबली होता है। इस चित्र में आप 4 स्ट्रोबली देख सकते हैं। सेलाजिनेला वंश के सदस्य भी इस वर्ग के सामान्य उदाहरण हैं। सेलाजिनेला सदस्यों का मुख्य पौध शरीर लाइकोपोडियम सदस्यों के समान ही दिखता है। लाइकोपोडियम और सेलाजिनेला के बीच एक मुख्य अंतर यह है कि सेलाजिनेला हेटेरोस्पोरस है, जिसका अर्थ है कि सेलाजिनेला 2 प्रकार के बीजाणु बनाता है, जिन्हें माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स कहा जाता है। यदि आप सेलाजिनेला के स्ट्रोबिलस को ध्यान से देखें तो आप उसी स्ट्रोबिलस में 2 अलग अलग प्रकार के स्पोरेंजिया देख सकते हैं। यह माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं जो माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं और मेगास्पोरेंजिया होते हैं जो मेगास्पोर्स बनाते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया दोनों के आकार अलग अलग होते हैं। वे स्पोरोफिल्स जिन पर माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं उन्हें माइक्रोस्पोरोफिल्स कहा जाता है, और वे स्पोरोफिल्स जिन पर मेगास्पोरेंजिया होते हैं उन्हें मेगास्पोरोफिल्स कहा जाता है। आइए सेलाजिनेला का जीवन चक्र देखें। हम बीजाणुओं से शुरू करेंगे। मेगास्पोर अंकुरित होकर एक मादा गैमेटोफाइट बनाता है जो अंडाणु के साथ आर्केगोनियम का निर्माण करता है। मादा गैमेटोफाइट का विकास तब शुरू हो जाता है जब मेगास्पोर अभी भी मेगास्पोरेंजियम के अंदर होता है। मेगास्पोर्स को मेगास्पोरेंजियम से या तो पहले आर्केगोनियम के बनने के समय या निषेचन के ठीक बाद मुक्त कर दिया जाता है। माइक्रोस्पोर्स जब परिपक्व हो जाते हैं तब वे मुक्त हो जाते हैं और अंकुरित होकर नर गैमेटोफाइट बनाते हैं जो शुक्राणुओं के साथ एंथेरिडिया का निर्माण करते हैं। शुक्राणु पानी के माध्यम से तैरते हुए आर्केगोनियम में स्थित अंडाणु तक पहुंचते हैं। अंडाणु और शुक्राणु दोनों के नाभिक आपस में मिलकर मादा गैमेटोफाइट के आर्केगोनियम के अंदर एक युग्मज जाइगोट बनाते हैं। युग्मज विकसित होकर भ्रूण बनता है और फिर एक युवा स्पोरोफाइट में परिवर्तित हो जाता है। युवा स्पोरोफाइट फिर तेजी से बढ़ता है और एक स्वतंत्र परिपक्व स्पोरोफाइट बन जाता है जो मुख्य पौधे का शरीर होता है। परिपक्व स्पोरोफाइट स्ट्रोबिलस बनाता है जिसमें माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया होते हैं। मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस विभाजन से मेगास्पोर्स बनाती है,
जबकि माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस विभाजन से माइक्रोस्पोर्स बनाती है। अब तीसरी श्रेणी स्फेनोप्सिडा की बात करते हैं। इस श्रेणी का एक सामान्य उदाहरण एक्विसेटम है। इन्हें आमतौर पर हॉर्सटेल्स कहा जाता है। हॉर्सटेल नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि एक्विसेटम की शाखा युक्त प्रजातियां कुछ हद तक घोड़े की पूंछ जैसी दिखती हैं। यहाँ तक कि वैज्ञानिक नाम एक्विसेटम भी लैटिन शब्द इक्विस से लिया गया है, जिसका अर्थ है घोड़ा, और सेटा, जिसका अर्थ है ब्रिसल, कांटा। एक्विसेटम में छोटी पत्तियां, जिन्हें माइक्रोफिल्स कहा जाता है, स्केल जैसी संरचनाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। माइक्रोफिल्स आपस में जुड़े होते हैं और गांठों नोड्स पर घेरों में व्यवस्थित होते हैं। एक्विसेटम में तने के शीर्ष पर स्ट्रोबिली भी पाए जाते हैं। स्ट्रोबिलस में कई छोटी छतरी जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें स्पोरेंजियोफोर्स कहा जाता है। स्पोरेंजियोफोर्स पर स्पोरेंजिया लगे होते हैं। प्रत्येक स्पोरेंजियोफोर के किनारों पर स्पोरेंजिया 5 से 10 के समूहों में देखे जाते हैं। सिलोतुम और लाइकोपोडियम की तरह एक्विसेटम भी समझातुक होमोस्पोरस है, जिसका अर्थ है कि यह केवल एक प्रकार के बीजाणु बनाता है। अब आइए चौथी श्रेणी प्टेरोप्सिडा के बारे में जानते हैं। ट्रायोप्टेरिस प्टेरिस एडियंटम वंश के सदस्य इसके कुछ उदाहरण हैं। प्टेरोप्सिडा वर्ग के सदस्यों को आमतौर पर फर्न कहा जाता है। मुझे पूरा यकीन है कि आप इस टेरिडोफाइट समूह से बहुत परिचित होंगे, खासकर इनकी विशिष्ट बनावट के कारण। लेकिन प्टेरोप्सिडा के कुछ सदस्य जैसे साल्विनिया, अजोला और ट्री फर्न्स में वह पारंपरिक फर्न जैसा रूप नहीं होता। अधिकांश फर्न्स का तना क्षैतिज रूप से बढ़ने वाला भूमिगत राइजोम होता है। वनस्पति जनन राइजोम पर कली बनने और राइजोम के खंडित होने से होता है। राइजोम से कई सहायक जड़ें निकलती हैं। इडियंटम में जब भी पत्ती की सतह मिट्टी को छूती है तो वह सहायक जड़ें निकालती है और एक नया पौधा बनाती है, जिससे चलने जैसा प्रभाव उत्पन्न होता है। इसीलिए इसे वॉकिंग फर्न कहा जाता है। फर्न की पत्तियां या फ्रॉन्ट्स बड़ी होती हैं, इसलिए इन्हें मेगाफिल्स कहा जाता है, जिसका अर्थ है बड़ी पत्तियां। अधिकतर मेगाफिल्स पिन्नटली यौगिक होते हैं। फर्न्स की एक और विशेषता यह है कि अधिकांश फर्न्स में युवा पत्तियां कली में कुंडलीदार होती हैं। इस प्रकार के पत्ते के विकास को सर्किनेट वर्नेशन कहा जाता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जब फर्न की पत्ती बनती है तो वह कसकर कुंडली में लिपटी होती है, ताकि पत्ती का कोमल बढ़ता सिरा कुंडली के भीतर सुरक्षित रहे। जैसे जैसे पत्ती बढ़ती है वह सिरे से खुलती जाती है। फर्न्स की कुंडलीदार युवा पत्तियों को आमतौर पर फिडलहेड्स कहा जाता है। फिडल वायलिन के लिए बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होने वाला शब्द है। कुंडलीदार पत्ती की कली को फिडलहेड कहा जाता है क्योंकि यह फिडल या वायलिन के हैंडल जैसी दिखती है। अधिकांश फर्न्स होमोस्पोरस होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे केवल एक प्रकार के बीजाणु बनाते हैं। बीजाणु स्पोरेंजिया में बनते हैं। फर्न्स में स्पोरेंजिया पत्तियों की निचली सतह पर देखे जाते हैं। स्पोरेंजिया गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। स्पोरेंजिया के एकल गुच्छे को सोरस कहा जाता है। पत्ती की निचली सतह पर कई सोरस होते हैं। सोरस का बहुवचन रूप सौरी है। यदि आप सोरस को करीब से देखें तो आप कई छोटी गेंद जैसी संरचनाएं देख सकते हैं। असल में ये प्रत्येक छोटी गेंद जैसी संरचना एक स्पोरेंजियम है और स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे बीजाणु होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, स्पोरेंजिया में मियोसिस विभाजन के बाद हैप्लॉइड बीजाणु बनते हैं। आइए फर्न के जीवन चक्र को देखें। हम बीजाणुओं से शुरू करेंगे।
बीजाणु अंकुरित होकर एक गैमेटोफाइट बनाता है जिसे प्रोटैलस कहा जाता है। अधिकांश फर्न के गैमेटोफाइट में दोनों लैंगिक अंग होते हैं। पुरुष लैंगिक अंग और जेमिलिडिया शुक्राणु बनाते हैं और स्त्री लैंगिक अंग आर्केगोनिया अंडाणु बनाते हैं। शुक्राणु पानी के माध्यम से तैरकर आर्केगोनियम में स्थित अंडाणु तक पहुंचते हैं। शुक्राणु और अंडाणु के नाभिक आपस में मिलकर आर्केगोनियम के अंदर युग्मज जायगोट बनाते हैं। युग्मज भ्रूण में विकसित होता है और फिर एक युवा स्पोरोफाइट में बदल जाता है जो अभी भी गैमेटोफाइट से जुड़ा रहता है। जल्द ही युवा स्पोरोफाइट तेजी से बढ़कर एक परिपक्व स्पोरोफाइट बन जाता है जो मुख्य पौधे का शरीर होता है और गैमेटोफाइट नष्ट हो जाता है। परिपक्व स्पोरोफाइट अपनी पत्तियों की निचली सतह पर स्पोरेंजिया के गुच्छे बनाता है। जब प्रत्येक स्पोरेंजियम में बीजाणु परिपक्व हो जाते हैं तो स्पोरेंजियम फट जाता है। ऊपरी आधा भाग पहले पीछे की ओर मुड़ता है और फिर अधिक बल के साथ आगे आता है जिससे बीजाणुओं का गुलेल की तरह उत्सर्जन होता है। इस वीडियो का लिंक नीचे दिए गए विवरण बॉक्स में देखें। हम पहले ही टेरिडोफाइट्स की विभिन्न श्रेणियों को देख चुके हैं, तो आइए टेरिडोफाइट्स की सामान्य विशेषताओं पर संक्षिप्त नजर डालते हैं। टेरिडोफाइट्स में वास्तविक जड़ें, तना और पत्तियां होती हैं। ये नम, ठंडी, छायादार और आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट्स में पत्तियों का आकार काफी भिन्न होता है। कुछ सदस्य जैसे सेलेजिनेला में बहुत छोटी पत्तियां होती हैं जिन्हें माइक्रोफिल्स कहा जाता है, जबकि फर्न्स में बड़ी पत्तियां होती हैं जिन्हें मेगाफिल्स कहा जाता है। अलैंगिक प्रजनन बीजाणुओं द्वारा होता है। टेरिडोफाइट्स के कुछ सदस्य समबीजाणु होते हैं, उदाहरण के लिए साइलोटम और लाइकोपोडियम, लेकिन कुछ जैसे सेलेजिनेला और कुछ फर्न्स विषम बीजाणु होते हैं। विषम बीजाणुता को अपनाना और एकल मेगास्पोर को मेगास्पोरेंगियम के भीतर बनाए रखना और अंकुरित करना, जिससे मादा युग्माणधारी का निर्माण होता है, जैसा कि सेलेजिनेला और कुछ विषम बीजाणु फर्न्स के मामले में देखा जाता है, बीज आदत की घटना की ओर ले गया। और यह घटना जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में अपने पूर्ण रूप में आई है, जहां नग्न बीज और आवृत बीज विकसित हुए हैं, जिसे हम आगामी वीडियो में देखेंगे। बीजाणु अंकुरित होकर युग्माणधारी बनाते हैं, जिसे प्रोटैलस कहा जाता है। यौन प्रजनन ऊगैमस होता है। यहाँ बड़ा मादा युग्मक या अंडाणु अचल होता है, जबकि छोटा नर युग्मक या शुक्राणु गतिशील होता है। निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है। नर और मादा युग्मकों के संलयन से बना युग्मज एक युवा भ्रूण में विकसित होता है, जो मिथोसिस विभाजन द्वारा बढ़ता है और एक स्पोरोफाइट बनाता है, जो मुख्य पौधे का शरीर होता है। टेरिडोफाइट्स डिप्लोहैप्लॉन्टिक जीवन चक्र दिखाते हैं, क्योंकि टेरिडोफाइट्स के जीवन चक्र में द्विगुणित स्पोरोफाइटिक अवस्था प्रमुख होती है। अंत में आइए टेरिडोफाइट्स के आर्थिक उपयोगों को देखें। छोटा जलीय फर्न एजोला धान के खेतों में जैविक उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। एजोला की पत्तियों की गुहाओं में एनाबेना एजोलाए नामक सायनोबैक्टीरिया रहते हैं। एजोला में ये बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने और अन्य पौधों के लिए उपलब्ध कराने की क्षमता रखते हैं, और इसी क्षमता के कारण एजोला का जल फसलों जैसे धान के साथ व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। टेरिडोफाइट्स का उपयोग बागवानी में किया जाता है। रूमोरा एडियंटिफॉर्मिस को फ्लोरिस्ट फर्न कहा जाता है। चूंकि इस फर्न की पत्तियां इतनी जल्दी नहीं सूखती, इसलिए इन्हें कटे हुए फूलों की सजावट में उपयोग किया जाता है। फिडलहेड्स को उनके पोषण मूल्य के कारण सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है। फिडलहेड्स को आमतौर पर खाने से पहले पकाया जाता है। कच्चे फिडलहेड्स खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है।
लाइकोपोडियम पाउडर, जो लाइकोपोडियम के बीजाणुओं से बना होता है, पहले फोटोग्राफी में फ्लैश पाउडर के रूप में और फॉरेंसिक जांच में फिंगरप्रिंट पाउडर के रूप में उपयोग किया जाता था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप जानते होंगे कि हम इंसानों में 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस जीव में सबसे अधिक क्रोमोसोम होते हैं? यह एक टेरिडोफाइट है, एक फर्न जिसका नाम ऑफियोग्लॉसम रेटिकुलेटम है, जिसमें 1 टर्ल्स 4 चार्ली क्रोमोसोम होते हैं। इस तथ्य से आप यह भी समझ गए होंगे कि क्रोमोसोम की संख्या और जीव के आकार के बीच कोई खास संबंध नहीं है। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जिम्नोस्पर्म्स समूह के बारे में जानेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए।